हेलो डियर स्टूडेंट, 71st बीपीएससी एग्जामिनेशन फिनिश हो चुका है पीटी का। और आप सब अपना मार्क्स देख लिए होंगे और देखने के बाद क्या अनुभव किए वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करेंगे अपनी बात। दूसरी बात, जैसा कि 71st बीपीएससी में चेंजेस हुआ है, उस चेंजेस के आधार पे आगे जितने भी मैं अभी आपको डेली 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होगा और उसमें सोचने वाला क्वेश्चन होगा, जैसा कि 71st बीपीएससी में दिया गया था। ठीक है, तो आप सब अच्छे ढंग से जुड़ के टेस्ट देंगे। आज 20 क्वेश्चन का टेस्ट होने वाला है, 20 का 20 क्वेश्चन पॉलिटी का टेस्ट है, तो आप अच्छे ढंग से उसको बनाएंगे और सोचने वाला क्वेश्चन होगा जैसे कि 71st बीपीएससी में दिया गया था। ठीक है, मैं ये नहीं दावा करता हूँ कि यहाँ से प्रश्न आएंगे ही आएंगे, पर आपके सोचने की शक्ति जो है वो विकसित हो जाएगी और आप 72 बीपीएससी पीटी और प्लस बीपीएससी एईडीओ जो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम आगे आने वाला है, जनवरी से फरवरी के बीच में होगा, वहाँ पे आपको ये वाला टेस्ट सीरीज हेल्प करेगा, आपके समझ को विकसित करेगा। मेरा उद्देश्य आपके समझ को विकसित करना है। देखिए, अभी तक जितने भी एग्जाम इस 2025 में बीपीएससी द्वारा लिया गया है, सबका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और सब अलग अलग एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाया गया है। बीपीएससी एईडीओ मुझे लगता है कि सबसे हार्ड एग्जाम होने वाला है, ये मेरा अनुभव है, पर्सनल अनुभव है, इसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो बीपीएससी एईडीओ क्यों हार्ड हो सकता है? इसमें 100 जीके पूछेगा, जीके और जीएस, और प्लस 100 मैथ और रीजनिंग पूछेगा, और बाकी क्वालिफाइंग पेपर भी है, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो इसमें जो जीके मेनली पूछेगा, ये चूंकि इसमें एक ही एग्जाम है तो ये एक ही एग्जाम टाइप ही जीके पूछेगा, इसके बाद इसमें आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो इसलिए इसमें क्वेश्चन का पैटर्न बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, कॉन्सेप्ट वाला होने वाला है, फैक्ट भी होने वाला है, तो आगे हम सब देखेंगे। तो इसलिए हमारा उद्देश्य रहेगा कि फैक्ट वाला तो किसी ना किसी तरीके से वन लाइनर आप कर ही लेंगे। मेरा उद्देश्य रहेगा कि आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया जाए जिससे कि स्टेटमेंट वाइज हो, या फिर ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर करे और आप सोच समझ के उसका जवाब दें। ऐसा मैं प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ। क्वेश्चन की संख्या कम होगा लेकिन ये बहुत सारे क्वेश्चन पे भारी पड़ सकता है, इसलिए आप अच्छे ढंग से इसको देखेंगे। आज ये पहला टेस्ट होगा और इस हमारे न्यू चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा एक पुराना चैनल भी है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जहाँ पे लगभग 6000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो उस चैनल से भी जुड़ के रहिए। वहाँ पे मैं लाइव क्लास करवाता हूँ हर एक जीके जीएस का, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के टेस्ट को आप सब आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, खुद का आंसर बनाएंगे, तब हमारा आंसर एक एक सब्जेक्ट करके चलेंगे। फिलहाल अभी पॉलिटी का मैं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा। पॉलिटी का जब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवा दूंगा, स्टेटमेंट वाला लगभग 200 प्लस क्वेश्चन, तो उसके बाद हम सब नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप सब अपना वीडियो पॉज करके पहले खुद का आंसर बनाएंगे, 1 से 20 तक नंबरिंग कर लें, उस हिसाब से आप सब टेस्ट देंगे। ठीक है, ईमानदारी पूर्वक टेस्ट देंगे तो आपको ईमानदारी पूर्वक वहां भी नंबर आएगा, चाहे बीपीएससी किसी टाइप का सवाल क्यों ना पूछ ले। ठीक है, तो पहले सवाल की ओर हम सब चलते हैं। संविधान की उद्देशिका के संबंध में कथनों पर विचार करें और सही चुनें। 4 स्टेटमेंट आपको मिल रहा है। पहला है, यह न्यायालय में विचार योग्य है। दूसरा है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संशोधन कर शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। तीसरा है, बेरूबाड़ी यूनियन केस 1960 उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का हिस्सा नहीं माना। 4 है, N.A. पालकीवाला ने उद्देशिका को हमारे संविधान का पहचान पत्र बताया। ये 4 स्टेटमेंट में से कौन सा सही है ये आपको चूज करना है, बाकी आप अपना स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं एक एक करके। ऑप्शन है केवल 1, बी है केवल 2, 3 और 4, सी है केवल 3 और 4 और डी है केवल 1, 3 और 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, केवल 2, 3 और 4। यह न्यायालय में विचार योग्य नहीं होता है। ठीक है, आप संविधान की उद्देशिका को न्यायालय में विचार योग्य नहीं रहता है, वहां पे आप नहीं जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, केवल 2, 3 और 4। 1 नंबर गलत है, यानी आप उद्देशिका को न्यायालय में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, नहीं ले जा सकते हैं इसके केस को, तो ये हो जाएगा राइट आंसर 1 का बी नंबर। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषद के संबंध में सही कथन चुनें। पहला है, यह संविधिक और केवल विमर्शी सलाहकार निकाय है। दूसरा है, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत इसकी स्थापना की गई। तीसरा है, भारत में कुल 6 क्षेत्रीय परिषद हैं। और चौथा है, सभी क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो दूसरा का सही आंसर आप सब चूज करेंगे। पहले इसमें सही कथन चुनना है आपको, तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, केवल 1 और 2। तो ये संविधिक और केवल विमर्शी सलाहकार निकाय है, ये बिल्कुल करेक्ट है।
सातवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत स्थापित की गई थी, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा है भारत में कुल 6 क्षेत्रीय परिषद हैं, तो ये रॉन्ग है, भारत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, ठीक है। और सभी क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, सभी क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष देश के गृह मंत्री होते हैं, ठीक है। तो इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से आपका दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 और 2। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको करना चाहिए और नीचे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये वाला प्रैक्टिस सेट आप डेली चाहते हैं कि नहीं। थर्ड क्वेश्चन, क्षेत्रीय परिषद के सदस्य में कौन कौन रहते हैं, संबंध में सही कथन चुनें। पहला है अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, दूसरा है क्षेत्र के सभी राज्य के मुख्यमंत्री, तीसरा है क्षेत्र के प्रत्येक राज्य से 2 अन्य मंत्री, चौथा है क्षेत्र के प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक और पांचवा है क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। इनमें से आपको कौन सा कथन सही लग रहा है, ऑप्शन के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। ध्यान से आप प्रश्न को पढ़ें और उसका आंसर दें, फिर मैं आपको 1 सेकंड में बताऊंगा। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, केवल 1, 2, 3 और 4। 5 जो स्टेटमेंट है ये गलत है। क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष राष्ट्रपति नहीं बल्कि गृह मंत्री होते हैं, जो कि आपका स्टेटमेंट नंबर 1 में दिया हुआ है। इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, केवल 1, 2, 3 और 4, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन सब क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक लिख भी सकते हैं। होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ लिंक, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। थैंक यू। 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। एक तरफ कुछ सत्र लिखे गए हैं और एक तरफ उसका क्या होगा वो आपको मिलाना है। बजट सत्र है, मानसून सत्र है, शीतकालीन सत्र है और सत्र बुलाना। बाकी जुलाई से सितंबर, फरवरी से मई, नवंबर से दिसंबर और अनुच्छेद 85 आपको मैच करना है। नीचे आपको ऑप्शन दिया गया है, आप वीडियो को पॉज करें और थोड़ा सा आप ध्यानपूर्वक इसको बनाएं, फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूं। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। बजट सत्र जो होता है ये फरवरी से मई होता है। आपको पता है 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री के द्वारा जो है बजट पेश किया जाता है और उससे 1 दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। तो यहाँ पे बजट सत्र की मैं बात कर रहा हूँ, तो फरवरी से मई। मानसून सत्र आप आराम से कर सकते हैं कि जुलाई में भारत में मानसून आता है, तो जुलाई से सितंबर हो गया, यानी 2 का आंसर हो गया ए। तीसरा हो गया शीतकालीन सत्र, यानी ठंड वाला सत्र कब होगा, तो जब भारत में ठंड होगा, नवंबर से दिसंबर, तो 3 का सी। और सत्र जो बुलाया जाता है वो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत बुलाया जाता है, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संसद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको सही नहीं है ढूंढना है। पहला है राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। दूसरा है जो व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन केवल 6 महीने के लिए। तीसरा है प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। चौथा है भारतीय संसदीय मॉडल में शैडो कैबिनेट है। आपको इनमें से कौन सा सही नहीं है वो ढूंढना है। आप ढूंढें पहले खुद से, हमेशा खुद से ढूंढें, उसके बाद आंसर मैं बता ही दे रहा हूं। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो 5 का पहला स्टेटमेंट है राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन वहां होगा जहां लोगों के द्वारा वोट दिया जाता है, ठीक है। आपको पता है कि 61वां जब संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, तो उसमें उम्र 18 वर्ष कर दिया गया था, 21 से घटा करके मताधिकार का। और वहां पे जब लोग मत देते हैं तो वो प्रत्यक्ष वोट कहलाता है, जो कि हम सब लोकसभा के इलेक्शन में करते हैं, विधानसभा के इलेक्शन में करते हैं, वो अलग मैटर है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है जो व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है मंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है केवल 6 महीने के लिए। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 6 महीने के बाद उसको या तो राज्यसभा का या तो लोकसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। तीसरा है प्रधानमंत्री किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, ये बिल्कुल राइट आंसर है तीसरा। चौथा है भारतीय संसदीय मॉडल में शैडो कैबिनेट, छाया कैबिनेट की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है, ये ब्रिटेन वगैरह में व्यवस्था है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सबको पूछ रहा था कि कथन सही नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है और चौथा स्टेटमेंट गलत है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा 5 का बी, केवल 1 और 4। 6 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है। पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरा है लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। तीसरा है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और चौथा है दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो आपको इसमें से कौन भाग लेता है ये आपको चूज करना है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, केवल 1, 3 और 4। दूसरा जो स्टेटमेंट है लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य ये भाग नहीं लेते हैं। कहीं पर भी अगर आप राष्ट्रपति के निर्वाचन का बात होगा,
राष्ट्रपति के इलेक्शन का बात होगा, वहां पे मनोनीत शब्द अगर आपको दिखेगा तो वो हिस्सा नहीं लेता है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, बाकी 1, 3 और 4 सही हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा 6 का ए। राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में सही चुने। महाभियोग इम्पीचमेंट बोलते हैं, राष्ट्रपति को संवैधानिक पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग बोला जाता है, ठीक है, अगर वो गैर संवैधानिक काम करता है तब। पहला है अनुच्छेद 61 के तहत, दूसरा है प्रस्ताव सदन जिसमें आरोप तय किया गया है, 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए, तीसरा है राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए, और चौथा है ये संसद की यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इसमें आपको करेक्ट चूज करना है। इसका सही आंसर क्या होगा, आप आराम से इसको स्टेटमेंट को पढ़ें और समझने का प्रयास करें। तो पहला है अनुच्छेद 61 के तहत, तो ये बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जाता है। दूसरा है प्रस्ताव सदन, जहां पे प्रस्ताव आया है, जो आरोप लगा रहा है वो 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तीसरा स्टेटमेंट राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए, ये भी सही है। और चौथा संसद की यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये भी सही है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा बी नंबर 1, 2, 3 और 4, यानी 7 में सारा जितना भी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। इस बार ये 20 क्वेश्चन का कटअप 13 से 14 रहेगा, तो जिसको 13-14 आ रहा है वो समझ लीजिए उसका तैयारी ठीक ठाक है। आगे बढ़ते हैं, उससे एभव ला लिए तब तो एक्सीलेंट है, उससे कम आया तो आपको मेहनत करने की थोड़ी आवश्यकता पड़ेगी। 8 है राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन कौन भाग लेता है, संबंध में सही चुने। पहला है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। दूसरा है दोनों सदनों द्वारा कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप अपने हिसाब से पहले चूज करें, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2 दोनों। लोकसभा और राज्यसभा में चुनाव में तो सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेता है, लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग में निर्वाचन प्लस मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के, इसके अलावा कोई भी नहीं। दोनों सदनों द्वारा कुल सदस्यता का 2/3 बहुमत प्रस्ताव पारित होना ही चाहिए, तभी यह महाभियोग का प्रक्रिया आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों करेक्ट है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के संबंध में सही चुने। पहला है स्टेटमेंट केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ऐसा इस वाले अधिनियम में बोला गया है कि नहीं, ये आप तय करेंगे। दूसरा है किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित राज्य विधानमंडल के मंत्रियों की कुल संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। इनमें से आपको सही कथन चुनना है, तो आप पहले अपना आंसर कर सकते हैं। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, केवल 1 और 2। और ये संविधान संशोधन में जो ईयर है 2003, तो आपको ये भी याद रखना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी ईयर भी पूछ सकती है या कभी मैच करने भी दे सकती है, तो ईयर भी आप जरूर अपने कंसर्न में रखेंगे। और बाकी ये दोनों स्टेटमेंट जो अभी आप देख रहे हैं 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और मुख्यमंत्री सहित राज्य विधानमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ए नंबर, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। बी है राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें से क्या सही आंसर लग रहा है ये आप चूज कर सकते हैं। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों, यानी ऊपर के दिए गए दोनों स्टेटमेंट सही है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होता है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। बी है राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करता है, ठीक है। तो विधायिका जो काम बोलती है कार्यपालिका को, कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका राष्ट्रपति को बोलते हैं, विधायिका जो कि मंत्रिमंडल को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 104वां संविधान संशोधन के संबंध में सही कथन चुने। फर्स्ट स्टेटमेंट है यह संशोधन 2020 में हुआ था। दूसरा है इस संशोधन के तहत राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीय को मनोनीत किया जाता था, इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तीसरा है 17वीं लोकसभा से कोई भी आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत नहीं किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको चूज करना है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, केवल 2 और 3 जो है करेक्ट है। और 1 नंबर जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। यह संशोधन 2019 में हुआ था। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट जो है कि राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीय को मनोनीत किया जाता था, अब इसको समाप्त कर दिया गया है। और 17वीं लोकसभा के बाद कोई भी आंग्ल भारतीय समुदाय मनोनीत नहीं हुए हैं। 2 पहले आंग्ल समुदाय
को मनोनीत राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता था? 2 लोगों को, जिसको 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत समाप्त कर दिया। तो 2 और 3 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 12, लैम डक सेशन का अर्थ क्या है? आपके सामने ऑप्शन है ए, नई लोकसभा के निर्वाचित होने के बाद पिछली लोकसभा का अंतिम सत्र, बी है नई लोकसभा की शुरुआत का पहला सत्र, सी है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करने वाला क्षण, डी है उपयुक्त में से एक अधिक। तो लैम डक सेशन, अगर आप पॉलिटी पढ़े हैं तो फिर इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फिलहाल 12 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, नई लोकसभा के निर्वाचित होने के बाद पिछली लोकसभा का जो अंतिम सत्र होता है उसी को हम सब बोलते हैं लैम डक सेशन। बिल्कुल याद रखेंगे, ऐसा शब्द चूज करके ही बीपीएससी प्रश्न बनाती है। तो लैम डक सेशन का मतलब क्या होता है? नई लोकसभा के निर्वाचित होने के बाद पिछली लोकसभा का अंतिम सत्र। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निंदा प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए नंबर है सरकार की कुछ नीतियां के निरुनुमोदन की मांग करने के लिए पेश किया जाता है, बी है इसे स्वीकृत किए जाने के कारणों को बताने की आवश्यकता होती है, सी है लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्री परिषद को त्याग पत्र देने की जरूरत नहीं होती है, डी है उपयुक्त में से एक अधिक। आपको सही कथन चूज करना है। इस टाइप का ही सवाल आपका बीपीएससी सेलेक्ट की है 71st में। तो हम सब भी अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करेंगे और एक लेवल अप करके ही प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका सवाल बन जाए। बहुत ही मुश्किल है, कभी फैक्ट पूछ लेता है, कभी स्टेटमेंट वाला पूछ लेता है, कभी कॉन्सेप्ट वाला। तो इसलिए हम सब ओवरऑल अच्छे ढंग से भारी क्वेश्चन वाला और सोचने वाला क्वेश्चन करके जाएंगे। एईडीओ में जबरदस्त क्वेश्चन सेट होने वाला है, ये आप बात मान लीजिए। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ऊपर के दिए गए तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और निंदा प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव से अलग होता है। ये आपका 71st बीपीएससी में पूछ, तो 71st बीपीएससी को अच्छे ढंग से आप एनालिसिस करेंगे तो इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। 14 नंबर, प्राक्कलन समिति के संबंध में सही नहीं है। ए नंबर, पहले प्राक्कलन समिति की स्थापना 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश पर की गई, बी है सबसे बड़ी समिति है, सी है इनमें 30 सदस्य होते हैं जो लोकसभा और राज्यसभा से होते हैं, डी है इनमें से सभी 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। आपको इसमें से कौन सा सही नहीं है वो ढूंढना है, यानी इसमें 3 स्टेटमेंट सही है और 1 स्टेटमेंट गलत है। आपको 1 स्टेटमेंट गलत वाला चूज करना है। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। इसमें 30 सदस्य तो होते हैं लेकिन सारे के सारे 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से नहीं होते हैं। तो याद रखेंगे राज्यसभा का संबंध प्राक्कलन समिति से है ही नहीं। तो इसलिए ए नंबर स्टेटमेंट तो सही है, बी नंबर स्टेटमेंट सही है और डी नंबर भी स्टेटमेंट सही है। सी नंबर स्टेटमेंट गलत है। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको इस टाइप के लगभग मैं 300 क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा, पर एक बार आप सब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कुछ सुझाव देंगे आपको कैसा लगा और इस टाइप के क्वेश्चन आप बनाना चाहेंगे कि नहीं बनाना चाहेंगे, ये भी आप मुझे जरूर बताएंगे। 15 नंबर, नगर पालिका के संबंध में सही कथन चुने। ए नंबर है फर्स्ट नंबर, अनुच्छेद 243 ब नगर पालिका की शक्ति को बताता है। दूसरा है अनुच्छेद 243 भ नगर पालिका द्वारा कर लगाने की शक्ति को बताता है। तीसरा है अनुच्छेद 243 म राज्य वित्त आयोग। चौथा है अनुच्छेद 243 दो नगर पालिका के सभी सदस्यों लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। आपको इनमें से सही कथन चूज करना है। यह आर्टिकल काफ़ी बार पूछता है, इस बार नहीं आया पर कभी ना कभी एग्जाम में आपको दिखेगा। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 1, 2, 3 और 4, यानी ये 4 जो आपके आर्टिकल्स दिए गए हैं उसके सामने जो तथ्य लिखे गए हैं वो बिल्कुल परफेक्ट मैच करते हैं। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 1, 2, 3 और 4 ऑल आर करेक्ट। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचायत का विकास के संबंध में समिति सही क्रम में बताएं। यानी पहले कौन सा समिति का गठन हुआ उसके अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है, यानी पहले उसके बाद वाला आपको तय करना है। तो पहला है GVK राव समिति, दूसरा है LM सिंघवी समिति, तीसरा है अशोक मेहता समिति और चौथा है बलवंत राय मेहता समिति। आपको अगर इसका ईयर याद है तो फिर ये आसानी से बन जाएगा, नहीं तो आपको ईयर याद करना पड़ेगा। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 4321। मैं आपको ईयर बता देता हूं, आप सब नोट डाउन कर लेंगे। बलवंत राय मेहता समिति सबसे पहले आया 1957 में, फिर आपका अशोक मेहता समिति आया 1977 में, उसके बाद आपका GVK राव समिति आया 1985 में और सबसे अंतिम में LM सिंघवी समिति आया जो कि 1986 में। ठीक है, तो आप ये वाला नोट डाउन कर लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर।
17 है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में सही नहीं है कथन चुने। पहला है, इस क्षेत्र से संबंधित 2 आयोग, UN डेवर आयोग 1960 और दिलीप सिंह भूरिया समिति 2002 संबंधित है। दूसरा है, राष्ट्रपति को किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। तीसरा है, जनजाति सलाहकार परिषद में 20 सदस्य होते हैं, जिनमें 3/4 राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व होते हैं। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको 17 का कौन सा ये स्टेटमेंट में गलत आंसर है वो आपको पिक करना है। आप सब अपना आंसर कर लें, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं, यानी ऊपर के दिए गए सभी कथन सही है। ठीक है, तो पहला, दूसरा और तीसरा अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित डेवर आयोग है और दिलीप सिंह भूरिया आयोग है। राष्ट्रपति ही डिसाइड करता है, राष्ट्रपति ही घोषणा करता है कि कौन सा क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र होगा। और तीसरा स्टेटमेंट 3/4 अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? आपको सही ढूंढना है। ए है, सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ा गया। बी है, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। सी है, 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। डी है, उपयुक्त में से एक अधिक। आपको 18 का सही आंसर क्या होगा वो ढूंढना है। ये उपयुक्त में से एक अधिक 71st बीपीएससी में छा गया है एकदम, तो इसलिए इस टाइप के टेस्ट जरूर मैं करवाऊंगा आपको, और बहुत ही जबरदस्त सब प्रश्न कॉन्सेप्ट के साथ करवाऊंगा। 18 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से एक अधिक। ऊपर के दिए गए सभी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है, वरीयता अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित को सजाइए, यानी सबसे पहले कौन आएंगे, उसके बाद में कौन आएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको सजाना है। पहला है पूर्व राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है भारत के मुख्य न्यायाधीश और चौथा है उप प्रधानमंत्री। आपके सामने 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, तो आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 2, 1, 4, 3। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री आएंगे, उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति आएंगे, उसके बाद उप प्रधानमंत्री आएंगे, 5 कौ में आते हैं उप प्रधानमंत्री, और छठे नंबर पे आते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 19 का ए नंबर 2, 1, 4 और 3। चलिए इस टेस्ट के फर्स्ट डे टेस्ट के आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को सही सुमेलित करें। एक तरफ राज्य है और एक तरफ उससे रिलेटेड कुछ अतिरिक्त अनुच्छेद हैं, ठीक है, तो आपको इसमें से मैच करना है। नागालैंड, असम, मणिपुर, मिजोरम और इधर कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं, तो पहले खुद से आप ट्राई करें इसको, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है, यानी पहला का डी, नागालैंड अनुच्छेद 371 क से संबंधित है। उसके बाद दूसरा का सी हो जाएगा असम, असम अनुच्छेद 371 ख से संबंधित है। तीसरा है मणिपुर, यानी सी का हो जाएगा बी नंबर, अनुच्छेद 371 ग से संबंधित है। और वहीं आपका मिजोरम अनुच्छेद 371 छ से संबंधित है। तो इस प्रकार से 20 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1 का डी, 2 का सी, तीसरा का बी और 4 का सी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई थिंक पहला टेस्ट आपको कैसा लगा नीचे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फीडबैक देना बहुत जरूरी है और आपको इसी प्रकार से प्रश्न करके जाना चाहिए। आप फैक्चुअल क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, आप इजी क्वेश्चन याद कर ही लेंगे, पर कुछ ऐसा ही मैं टेस्ट करवाऊंगा जिससे आप सोचने पे मजबूर हो जाएं। 20 क्वेश्चन का डेली टेस्ट रखूंगा मैं और आप सब डेली इसको कोशिश करेंगे। 20 क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो आपके सोचने का शक्तिमान विकसित होगा और आप क्वेश्चन को अच्छे ढंग से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। यही हमारा इस टेस्ट का उद्देश्य है, ठीक है। आप अच्छे ढंग से इसको तैयार करें। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। नीचे मैं 2 टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, हमारा पुराना वाला, न्यू वाला, दोनों आप ज्वाइन कर लें। और यूट्यूब चैनल का भी लिंक दूंगा, हमारा पुराना वाला, तो उसको भी आप सब सब्सक्राइब कर लें और इस नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जो कि मेनली बीपीएससी के एग्जाम के लिए बनाया गया है। थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा टेस्ट नीचे जरूर बताइए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल। गुड नाइट।